दिलेला नाही आहे या विषयाचा. ओके, सो आता आपल्याला बघायचं की या विषयामध्ये आपल्याला काय काय करता येऊ शकतं. ओके, स्कोप बघूया जाऊला काय आहे आपल्याला. द सिलेबस इज लाईक दॅट. सो फर्स्ट credited in belonging to the basics of analytical chemistry. Okay, see here, unique one, basic of analytical chemistry, classification of analytical technique, types and sources of error, and the sampling. Okay, these all 4 topics we are studying TYBSc. Okay, मग त्यामध्ये सेमिस्टर 5 and सेमिस्टर 6. ओके, या सिलेबसला मी चेक केला आहे. ओके, सो आफ्टर चेकिंग दिस सिलेबस आय हॅव फ्यू आयडिया अबाउट दी स्टडी. सो दीज आर ऑल द बेसिक टॉपिक्स. ओके, सो दीज आर ऑल द बेसिक टॉपिक्स. दॅट मीन्स you have to just give one simple reading. ओके, एक सिंपल रीडिंग की इसे ज़रूरत है. ओके, ऐसे नहीं कि कुछ डिटेल कंसेप्ट दिए हुए हैं, तो बेसिक ही सारी चीज़ें हैं. और इसमें भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे खाली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वी हैव टू जस्ट गो फॉर द सॉल्व क्वेश्चन. सॉल्व क्वेश्चन के ऊपर जाओ, सिंपल. ओके, समरी, जो समरी लास्ट में दी हुई है उसे पढ़ो, सॉल्व क्वेश्चन पढ़ो. ठीक है, देन आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या लिखना है क्या लिखना नहीं है. ओके, और जो भी आपने असाइनमेंट लिखा है, एक्चुअली असाइनमेंट जो आपने लिखा हुआ है, तो असाइनमेंट में के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. ओके, सो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना है. सो असाइनमेंट आपने खुद ने लिखा है, इसलिए आपको क्वेश्चन का टाइप पता है कि ये टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, तो सिंपल हम लोग देखेंगे अभी बेसिक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या दिया हुआ. डायरेक्टली मैं पेज नंबर 27 के ऊपर जा रहा हूँ. Yes, see, directly go to the solve question. बॉटल घेऊन या, ठीक है. Yes, see, these are the solve question, summary, and these are the solve question. Okay, so we have to just concentrate on these solve questions. Okay, see, क्या करना है देखो. We are starting from this error, defined error. So here what is meant by error. So error are the difference between the actual value and the observed value. Okay, एक्चुअल वैल्यू जो है और हमें जो वैल्यू मिल गया है उन दोनों में का जो डिफरेंस रहेगा तो इसे हम लोग कहेंगे एरर. ओके, सो यहाँ पे दिया है देखो, द मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, इसमें का जो डिफरेंस रहेगा इसे हम लोग एरर बोलेंगे. ओके, तो एरर हमारा हो गया. एरर क्या है, सिंपल है देखो, इतना कुछ है नहीं है. हमने लास्ट ईयर मतलब इन TYBSc केमिस्ट्री वी ऑल सी दिस ऑल द टॉपिक्स. ओके, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. खाली आपको देखना है, पढ़ना है एक बार और जाना है. टाइप ऑफ एरर क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोल सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ कैन वी मिनिमाइज एरर. एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. Okay, so we have a different types of error, and based on that we have to use the method to minimize the error. Okay, for example, if personal error are there. Okay, that means एक पर्सन है, उसको पर्सन को एरर है, पर्सन टू पर्सन एरर वेरी होता है. मान लो टाइट्रेशन करना है, टाइट्रेशन का वैल्यू एक्सपेक्टेड है 10. ओके, 10.00 cm3. इसमें से कोई बच्चा निकाल रहा है 9.00 cm3, कोई बच्चा निकाल रहा है 11.00 cm3. ओके, एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू है 10. यस, तो इसमें क्या हो रहा है, तो टाइट्रेशन करते समय ये जो बच्चा है जो 9 cm3 या फिर 11 cm3 का वैल्यू निकाल रहा है उसका कुछ तो भी पर्सन ले रहे हैं. दैट मीन्स दे कैन नॉट बी ऐड द टाइट्रेंट केयरफुली. वो केयरफुली ऐड नहीं कर रहा है, मतलब वो जो टाइट्रेंट ऐड कर रहा है तो उसमें से क्या हो रहा है कि बहुत सारा टाइट्रेंट जो भी ब्यूरेट में से ऐड कर रहा है वो नीचे गिर रहा है. दैट्स वाई दे गिव द रीडिंग 11. ओके, और जो बच्चा जिसने 9 रीडिंग निकाला है तो उसने क्या किया है, दे आर नॉट गोइंग टू बी फिल द ब्यूरेट प्रॉपरली, मतलब उसने जीरो एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है.
ओके 0.0 cm³ जो रहता है हमारा, उसका एडजस्टमेंट नहीं किया, उसने थोड़ा ज़्यादा ब्यूरेट भरा है, उसने प्रॉपरली देखा नहीं है, देन उसने एडिशन स्टार्ट किया, देन ही गॉट द रीडिंग 9.00 cm³, okay, instead of 10.00 cm. Okay, so these are the personal error, so which can be eliminated by properly training of both of them. ओके जो दो बच्चों दोनों ने मिस्टेक की है उसको प्रॉपरली ट्रेन करके, मतलब ये पर्सनल एरर है, सो दे कैन बी मिनिमाइज्ड. ओके हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, बिकॉज क्या, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन एरर वेरी हो रहा है. क्यों हो रहा है, कि पर्सन उसमें गलती कर रहा है इसलिए. ओके तो इसे हम लोग कह सकते हैं पर्सनल एरर, इसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. और दूसरे टाइप की जो एरर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है यूजिंग इंस्ट्रूमेंट. यस इंस्ट्रूमेंट के भी एरर है. सो सी हियर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, हायर प्रिसिशन, इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एटसेट्रा, वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर. ओके लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम जो एरर आते हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ओके बार बार रीडिंग लो, उसका अरिथमेटिक मीन निकालो एंड वी कैन मिनिमाइज द एरर. द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर क्वांटिटी ग्रॉस एरर कैन बी मिनिमाइज ओनली इफ द ऑब्जर्व इज वेरी carefully to his observation and sincere to his approach. Okay, so how can we minimize error, तो इसे हम लोग इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके थर्ड वन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट एरर इन एनालिटिकल मेजरमेंट. ओके अभी देखो द डिटर्मिनेंट एरर, दिस आर द एरर विच सोर्स आर नोन. ओके सो व्हाट इज मीन बाय डिटर्मिनेंट एरर एंड इनडिटर्मिनेंट एरर, ये क्या है पहले वो समझ लेते. तो डिटर्मिनेंट एरर ऐसे एरर होते हैं जिसका सोर्स हमें पता है कि ये कहाँ से आए हुए हैं और इसे कैसे कम किया जा सकता है. लेकिन इनडिटर्मिनेंट एरर जो रहते उनका सोर्स का पता नहीं रहता है. ओके कि वो कहाँ से आए हैं और कैसे वो रिड्यूस हो सकते हैं. ओके सो दिस आर द डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट एरर है. वो कहाँ से आसे, तो पहला सोर्स का पता रहता है और सोर्स का पता नहीं रहता है. सेकंड वन, सोर्स का पता होने की वजह से हम लोग डिटर्मिनेंट एरर को मिनिमाइज या फिर कम कर सकते या फिर मिटा सकते. लेकिन सोर्स का पता न होने के कारण हम लोग इनडिटर्मिनेट एरर को कम भी नहीं कर सकते और मिटा भी नहीं सकते. ओके सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट एरर. तो डायरेक्टली हम लोग आएंगे पॉइंट के ऊपर. See here, determinant error is an error that can be identified at any time and corrected immediately. Okay, identify कर सकते हो कहाँ से आए, कैसे आए, और उसे करेक्ट हम इमीडिएटली कर सकते हैं. ओके डिटर्मिनेंट एरर कैन रीअक्यूर बट दे कैन बी करेक्टेड. ओके अगेन ये एरर आएंगे लेकिन उसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट एरर आर those that can be avoided or whose scope can be identified. These are the some of them. Error in operations and personnel. These are the mistakes that resulted from the analyst in attention. ओके तो यहाँ पे एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. सेकंड वन, इफ प्रेजेंट अ डिटर्मिनेंट एरर हैज़ सम अमाउंट ऑफ साइन फॉर ऑल मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी. ओके तो इसे एक अमाउंट का साइन रहेगा. साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव. टेकिंग न्यूमरस मेजरमेंट डज नॉट एड. यस आगे क्या है देखो, in detection and elimination of the inaccuracy. indeterminate में क्या दिया है, सोर्स पता नहीं है, then can occur infrequently and are rarely corrected. दिखते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहे, और वो रेयरली क्या रहते, करेक्टेड रहते. रैंडम एरर ओवर विच द एनालिस्ट हैज़ नो कंट्रोल आर नोन एज अ इनडिटर्मिनेंट एरर. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेंट एरर कहेंगे. क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेंट एरर कहेंगे. ओके तो इसे हम लोग कहेंगे इनडिटर्मिनेंट एरर. एरर कैन नॉट बी अवॉइडेड, हाउएवर दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, परफॉर्मिंग ब्लैंक कंट्रोल डिटर्मिनेशन, एडिंग अ स्टैंडर्ड, यूजिंग अ इंटरनल स्टैंडर्ड और यूजिंग अ एम्प्लीफिकेशन मेथड. बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन इजीली मिनिमाइज द इनडिटर्मिनेंट एरर. यस तो ये दो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिटर्मिनेंट एरर एंड द इनडिटर्मिनेंट एरर. ओके तो देखो एरर के ऊपर पूरा फोकस यहाँ पे दिया गया है. व्हाट आर द सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर क्या रहते, व्हाट इज देयर काउज एंड हाउ कैन दे कैन बी मिनिमाइज. सिस्टमेटिक एरर क्या रहते, क्यों आते और उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके मतलब देखो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं यहाँ पे. सो सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं, सो सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर विच अराइज ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ सेम वैल्यूज ड्यू टू द फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट.
ओके, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, सेम जो है उसे हम लोग रिपीट करने वाले हैं, सेम वैल्यूज डज नॉट फॉल्ट इन अ इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्या दिया है देखो, सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर विच अराइज ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ अ सेम वैल्यू ड्यू टू द फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, दिस एरर टेंड टू बी इन अ वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं ये एरर को, सिस्टमेटिक एरर को पीएच मीटर में। ओके, पीएच मीटर इज अ हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट अमॉन्ग दी ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ऑल इंस्ट्रूमेंट मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया, यस, कंडक्टोमीटर हो गया, देन कलोरीमीटर हो गया, देन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, देन टर्बिडोमीटर हो गया, फ्लेम फोटोमीटर हो गया। तो अमॉन्ग दिस द पीएच मीटर आर द वेरी वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसमें यदि कोई मिस्टेक आ गई और इसे हम लोग स्टैंडर्डाइज करने को गए तो एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स इसमें लग जाते हैं। ओके, दैट मीन्स वो आपका काम तो बाजू में ही रह गया, आपको इंस्ट्रूमेंट को ही स्टैंडर्डाइज करना पड़ा और इसकी वजह से आपके 1-2 घंटे निकल गए। तो ये होता है सिस्टमेटिक एरर। ओके, मतलब देखो पीएच का एक वैल्यू नॉर्मली हमें पता है ऑब्जर्वेशन कि हम लोग नॉर्मली जब NaOH ऐड करेंगे HCl में तो उसका पीएच बढ़ता बढ़ता जाएगा। ओके, बट यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ कि एक एट अ सर्टन पॉइंट पीएच तो बढ़ा है लेकिन उसके बाद पीएच बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, दे कैन शोइंग द सेम वैल्यू। ओके, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक एरर दे रहा है। या फिर ऐसा भी होता है वैल्यू उसने पॉजिटिव में देना चाहिए, मतलब बढ़ते हुए इसमें देने चाहिए डायमेंशंस में, लेकिन ये कम होते डायमेंशन में देगा, मतलब इसमें कुछ तो भी एरर है। मतलब थ्योरी तो हमारी क्लियर है कि हमारा जो भी NaOH है, NaOH के हम लोग जब भी ऐड करेंगे फ्रॉम द pH ऑफ 1 to इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस अप टू द 7, ओके, देन अप टू द 14, बढ़ता जाएगा कि नहीं। HCl है, फिलहाल HCl लिया, HCl का pH मान लो यहाँ पे pH मीटर ने देखा है हमें, उसमें NaOH ऐड किया तो उसका pH शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा और 7 pH आएगा। कब, जब HCl हमने लिया हुआ है 10 cm³ मान लो, 0.1 का HCl है, 0.1 नॉर्मल HCl 10 cm³ और सेम 0.1 नॉर्मल NaOH है, 0.1 नॉर्मल NaOH। ओके, दोनों का क्वांटिटी स्टोइचोमेट्रिक जो भी प्रोपोर्शन है सेम हो जाने के बाद उसका pH 7 दिखाएगा, दैट इज़ न्यूट्रल। और जैसे हम लोग NaOH की वैल्यू ऐड करते जाएंगे देन इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीजेस, वो क्या होगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड है, actually these are the expected from the addition of NaOH, but in a certain experiment it is observed that the pH meter cannot show the reading more than 7, that means it is going to be in a fault mode। ओके, मतलब वो फॉल्ट मोड में गया, निकल गया, तो उसे हम लोग फिर से स्टैंडर्डाइज करो और फिर से ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, तो स्पेशली हम लोग इसमें pH मीटर के बारे में बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, दिस एरर टेंस टू इन अ वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रह सकते हैं। काउज ऑफ सिस्टमेटिक एरर क्यों आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल रहते, दिस एरर ऑक्यूर ड्यू टू द इनपरफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, इनपरफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को हमने इनपरफेक्ट कैलिब्रेट किया, मतलब प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया, एंड ड्यू टू द इनप्रॉपर कैलिब्रेशन इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज शो द एरर। ओके, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको pH मीटर से दिया हुआ है। तो pH मीटर हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करते समय इसको पहले तो कैलिब्रेट किया जाता है, उसको सर्टन pH लेवल, दैट इज़ हम लोग बोल सकते हैं 9 pH के ऊपर 9.2 pH की एक बफर सोल्यूशन रहता है और एक 4 pH का बफर सोल्यूशन रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। ओके, यस, तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि स्टैंडर्डाइज करें और उस बाद में ही हम लोग pH मीटर का यूज़ करें। ओके, सो दीज आर द कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकंड पॉइंट क्या दिया है देखो, इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, किसी को पता ही नहीं कैसे यूज़ करना है। तो एक मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। क्या हुआ था, pH मेजरमेंट में जो एक स्टूडेंट का पेयर था, उन्होंने क्या किया था देखो, नॉर्मल जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिकल इसमें pH मीटर को डिप किया है सॉल्यूशन में, यस, उसका pH एक रिकॉर्ड किया हुआ है। देन वो क्या करते थे, अगेन वो pH मीटर को बाहर निकालते थे एंड दे कैन डिप दिस pH मीटर इनटू द डिस्टिल वाटर। मतलब अभी HCl का सॉल्यूशन है तो वो pH दिखा रहा है 2 मान लो 10 दिखा रहा है। ओके, और जब यहाँ इमीडिएट यहाँ से निकाल के हम लोग pH मीटर को डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो आपको
हमें पता है डिस्टिल वाटर का pH 7 के आसपास रहता है, तो वापस pH फ्लक्चुएट होके 7 तक आएगा। देन वापस यहाँ से निकाल के pH मीटर को सॉल्यूशन में ऐड करोगे, तो इससे क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी वेरी हाई। ओके, तो सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा होने के कारण वो बराबर से मैच नहीं कर पाएगा। दैट इज़ अ रॉन्ग मेथड, ये रॉन्ग मेथड है, और रॉन्ग मेथड की वजह से इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा। तो इससे इधर यही दिया है इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, इसकी वजह से भी हमें इंस्ट्रूमेंटल एरर मिल सकता है। देन पर्सनल एरर, जिसके बारे में हमने आगे भी कहा था, दिस एरर ऑक्यूर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सिटिंग ऑफ एपरेटस और ऑब्जर्वर्स केयरलेसनेस व्हाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस। ओके, ऑब्जर्वर्स का मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका केयरलेसनेस है, विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इसका एग्जाम्पल मैंने आगे आपको बताया टाइट्रेशन के केस में। ओके, सो दिस आर द और काउजेज ड्यू टू द सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्यों आता है, तो उसके पीछे का सब रीजन यहाँ पे दिए हुए, तो इसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे रीजन दिया है, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर कैलिब्रेट किया हुआ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, improving the experimental procedure and removing the personal bias। ओके, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो इसे इम्प्रूव करो, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, और आपका जो भी बायस है उसको रिमूव करके हम लोग जो भी सिस्टमेटिक एरर है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ओके, तो ये सिस्टमेटिक एरर के बारे में हो गया। यस, देन देखो अभी एरर के बारे में होने के बाद ये डायरेक्टली सैम्पलिंग प्रोसीजर के ऊपर आया। देखो यस, अगला टॉपिक जो है हमारा, सी व्हाट मेथड डू यू यूज़ टू एग्जामाइन द केमिकल। यस, यहाँ पे देखो एग्जामाइन द केमिकल है, मतलब वी कैन से दैट दिस आर कम फ्रॉम द सैम्पलिंग पॉइंट। सैम्पलिंग पॉइंट से आया, तो क्या करेंगे, देखो व्हाट मेथड डू यू यूज़ टू एग्जामाइन द केमिकल, द फॉलोइंग स्टेप आर नीडेड टू एग्जामाइन द केमिकल, सैम्पलिंग, फील्ड सैंपल, प्री ट्रीटमेंट, लेबोरेटरी प्रोसीजर, लेबोरेटरी एसे, मेजरमेंट एंड रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन। For the analytical result to be accurate, each step must be completely corrected। पता है सबको, जो लैब में काम करता है उसे पता है कैसे सैंपल आता है और कैसे उसे हम लोग प्रोसीजर में, मतलब उसका प्रोसीजर है वो कंप्लीट करते हैं। तो प्रॉपरली सैंपल आने के बाद उसका प्रॉपरली सैम्पलिंग होना चाहिए। एक एग्जांपल लेंगे इसके बारे में, ओके, एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझेंगे। तो मान लो झाइलिन नाम का एक केमिकल है, ओके, और ये झाइलिन नाम का केमिकल आया एक कंपनी से, मान लो एक कंपनी ABC, ओके, एक टैंकर 10,000 लीटर का उन्होंने भेज दिया कंपनी में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो भी झाइलिन का टैंकर रिसीव हुआ है तो स्टोर डिपार्टमेंट वाले उसे रिसीव करेंगे। ओके, जो भी स्टोर डिपार्टमेंट के मेंबर है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके सैंपल्स जो है वो निकालेंगे। ओके, तो फिर सैंपल निकालते समय वो क्या, जो भी उनका SOP है, हाउ टू रिमूव द सैंपल फ्रॉम द टैंकर्स, उसका SOP पढ़ेंगे। मतलब सर्विस करने के बाद जो भी परमानेंट वर्कर है उसे पता रहता है कि कैसे इसका सैंपल रिमूव करना है। ओके, टैंकर से सैंपल कैसे रिमूव करना है, तो अकॉर्डिंग टू SOP दे कैन बी रिमूव द सैंपल। ओके, इसमें सैंपल्स नंबर रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, देखो एक रहेगा बॉटम का सैंपल, एक रहेगा टॉप का सैंपल। ओके, टॉप बॉटम, देन कंपार्टमेंट, मान लो 3 कंपार्टमेंट है तो 3 कंपार्टमेंट का सैंपल, कंपार्टमेंट 1 सैंपल, कंपार्टमेंट 2 सैंपल, कंपार्टमेंट 3 सैंपल। ओके, ऐसे करके वो सैंपल निकालेगा। ओके, और देन नंबर ऑफ सैंपल, मतलब जो भी हमारी बॉटल रहती है, यस, आपको पता है अमूल ताज़ा की जो बॉटल आती है तो हम लोग कंसिडर करेंगे वैसा बॉटल रहता है सैम्पलिंग के लिए। तो वो बॉटल में भर के ये जो भी वर्कर था उसने ये सैंपल हमारे लैब में ला दिए। लाने के बाद हमारा काम क्या है, तो इसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो, आपको नए रिकॉर्ड बुक में मेंशन करो कि क्या आया है, झाइलिन आया है, इसका बैच नंबर वहाँ पे दिया होगा, बैच नंबर लिखो, नेम ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, बैच नंबर क्या लिखो, कहाँ से आया है, कंपनी नेम ABC, डेट क्या है वो डालो, देन किसने रिसीव किया, रिसीव बाय आपकी सिग्नेचर, जो केमिस्ट रहेगा उसकी सिग्नेचर। ओके, देन ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप उसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस भी क्या करना है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना है, उसका जो भी हमारा डिस्टिलेशन रेंज है उसको चेक करना है। ओके, यस, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा है, ये सब चेक करना है। और ये चेक करने के बाद हमें उसको पास करना है, वेदर इट इज़ अ पास और अ फेल, वो तो वो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। डिस्टिलेशन रेंज मान लो इसका दिया है 95 डिग्री टू 135 डिग्री,
तो इसके अंदर हो रहा है क्या डिस्टिलेशन, ये देखना है। या स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, मान लो 0.786 दिया हुआ है, 786 टू 0.800 है मान लो, तो इस रेंज में है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। ओके, और आफ्टर दैट सब होने के बाद उसका एक प्रॉपर रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे। ओके, और रिजल्ट में लिखेंगे कि द पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच आर एक्सेप्टेड फ्रॉम दैट कंपनी ऑफ अमाउंट ऑफ दैट इज रेडी टू एक्सेप्ट, ओके, एज पर आवर स्पेसिफिकेशन एंड इज रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, मतलब वो जो भी स्पेसिफिकेशन हमारा है झाइलिन को लेके, तो झाइलिन का जो सैंपल आया हुआ है वो सैंपल ने पूरा स्पेसिफिकेशन पास कर दिया है, और ये जो टैंकर है तो हम लोग इसे अब खाली कर सकते हैं। ओके, तो तब जाके ये 10,000 लीटर का जो टैंकर है झाइलिन का, वो जाके खाली होगा। तो मान लो ये पूरे प्रोसीजर में निकल गए 3 घंटे, तो 3 घंटे तक वो टैंकर वही खड़ा रहेगा, और आफ्टर गेटिंग द क्लियरेंस फ्रॉम द QC डिपार्टमेंट इट कैन बी गोइंग टू बी डिस्चार्ज। ओके, तो ये पूरी प्रोसीजर उसमें फॉलो होती है। ओके, तो एक एग्जांपल के बारे में एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया कि ये पूरी प्रोसीजर कैसे होती है। सैम्पलिंग, देन फील्ड सैंपल ट्रीटमेंट, लेबोरेटरी प्रोसीजर, लेबोरेटरी ऐसे। ओके, तो ये एक बहुत इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देन नेक्स्ट वन देखो क्या, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड। जो एनालिटिकल मेथड है उसके क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, सो सी हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट दे कैन बी प्रोवाइड अबाउट द सैंपल। ओके, तो इसमें देखो कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन इनटू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या है पता है आपको? व्हाट इज मीन बाय क्वालिटी? क्वालिटी क्या होती है और क्वांटिटी क्या होती है? कौन बता पाएगा? क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है? दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है ये भी बताओ। क्या दोनों इंपॉर्टेंट है? बोलो। ओके, और क्वालिटी? ओके, यस, तो हम लोग इसे समझ लेंगे। व्हाट इज दिस क्वालिटी मीन व्हाट इज दिस, ये दिया हुआ क्या है, कैसा है वो। ओके, तो इसे हम लोग देखो सिंपल क्वालिटी और क्वांटिटी, ये जब वर्ड आपके सामने आएंगे, व्हाट एंड हाउ। क्वांटिटी में हाउ मेनी नंबर्स रहेंगे, क्वालिटी में क्या चाहिए वो रहेंगे। ओके, क्वांटिटी मतलब आपको कितनी चाहिए, और क्वालिटी मतलब क्या दिया हुआ है, क्या चाहिए। यस, तो इसे हम लोग क्वालिटी क्वांटिटी कहेंगे। तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस रहते, क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहते। ओके, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑन द क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, सी हियर, क्वालिटेटिव मेथड गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सैंपल, वाइल क्वांटिटेटिव मेथड गिव अ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या देंगे हमें? न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सैंपल। यस, another common classification is the destructive and the non-destructive method. So destructive method involve destroying the sample in order to analysis. Okay, तो destructive जो मेथड है, देखो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग, इसमें डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस है और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस है। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव मेथड है तो कॉमनली हम लोग बोल सकते हैं कि जब जो भी हम सैंपल यूज़ करने वाले वो वापस नहीं मिलने वाला है, वो मतलब वेस्ट जाएगा, ये मान के चलो। ओके, और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में क्या है, जो भी सैंपल हमने दिया हुआ है ना वो हमें वापस मिलेगा, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यस, तो इसे कहेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। सी, डिस्ट्रक्टिव मेथड इन्वॉल्व डिस्ट्रॉइंग द सैंपल इन ऑर्डर टू एनालिस इट, वाइल नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड डू नॉट। ओके, तो क्या करिएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में, क्या करेंगे, तो उस सैंपल को यूज़ करके वापस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यस, मतलब उसको फेंकना नहीं है हमें, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में वो सैंपल पूरा बर्बाद हो जाएगा। ओके, यस, सी, फाइनली एनालिटिकल मेथड कैन बी क्लासिफाइड बाय द स्केल ऑफ फेनोमेनॉन दैट दे आर मेजरिंग, दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक मेथड, macroscopic that is a large scale properties of the sample, while microscopic method that is a small scale. ओके, और इंडिविजुअल पार्टिकल और मॉलिक्यूल के लिए। तो इस तरह इसे क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या दिया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव
यस, सेकंड क्लासिफिकेशन क्या दिया, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। थर्ड वन क्या दिया, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक, मतलब लार्ज अमाउंट में, एंड माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल अमाउंट में। यस, तो इसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इस तरह से। यस, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन रेडी, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड बेस्ड ऑन दिस फैक्टर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, डू एनी ऑफ द रीजन यूज नीड टू स्टैंडर्डाइज। ओके, डू एनी ऑफ द रीजन यूज नीड टू स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। यस यस, तो हमें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। तो क्या दिया है देखो, स्टैंडर्डाइजेशन इज अ paramount in the success of an analysis. Student must be asked to research how to obtain a standard such as buying it from a commercial supplier or preparing it in a lab. A discussion of a primary versus secondary standard may be appropriate. Okay, प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। यस, ओके, देखो एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वन, हाउ टू चूज द करेक्ट सैम्पल साइज। सैम्पल साइज को कैसे हम लोग चूज़ कर सकते हैं। यस, हाउ टू चूज द करेक्ट सैम्पल साइज। मान लो अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। मान लो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मा कंपनी ओके टैबलेट बनाता है। ओके, टैबलेट बनाता है, हर दिन मान लो 10 लाख टैबलेट बनाता है, 1 2 3 5 यस। और ये 10 लाख टैबलेट में से कुछ टैबलेट इसके एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फॉर एनालिसिस। ओके, यस, ठीक है, कुछ टैबलेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या कर रहे हैं उनका हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पैकिंग जो है, पैकिंग को हम लोग देख रहे हैं, पैकिंग प्रॉपरली है कि नहीं। ओके, देन पैकिंग प्रॉपरली नहीं तो इसे हम लोग रीपैकिंग के लिए भेज सकते हैं। यस, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे सैम्पल साइज़ का जो इश्यू है तो वो क्या वो समझ लेते हैं। देखो, तो मान लो 10 लाख टैबलेट हो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक 10%, like we can say 10,000 of them we have to take for the sampling. Okay, so क्या करेंगे, तो मिनिमम एक कोई तो भी रैंडम हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, रैंडमली कोई तो भी एक टैबलेट का बॉक्स उठाएंगे और उसको देखेंगे प्रॉपरली इसके ऊपर नेमिंग स्टिकर वगैरह बराबर लगा हुआ है कि नहीं, एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट बराबर लगी हुई है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो एक ही सैंपल में अपना काम हो जाएगा। इसमें यदि कुछ इशू आता है तो फिर से एक बार दूसरा सैंपल लेके देखेंगे। ओके, एक सैंपल आपका बराबर आ गया तो आगे वाले पूरे सैंपल बराबर आएंगे, बिकॉज जो भी हम लोग मशीन के ऊपर डेट का जो स्टैंप लगा है वो तो बदलने वाला नहीं है जब तक हम लोग बदलते, इसलिए पहला जो भी सैम्पलिंग मटेरियल रहेगा वो देखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट अभी देते बल्क में देखते। अभी ये तो पैकिंग का हमने देखा, लेकिन बल्क में मतलब इसके बनने के पहले वाली प्रोसेस, उसमें क्या हो रहा है देखो, फाइंडिंग द वेस्ट साइड ऑफ योर टारगेट पॉपुलेशन you need to do again and again. It is difficult to every study to make easier. We provide a sample size calculator to use it. Need to know your population side. Population क्या है देखो, confidence level क्या है देखो, marginal error जिसमें आ सकता है वो क्या है देखो. If any of these terms are unfamiliar, how to look at a blog post of determining sample size and detail of what they mean एंड हाउ टू फाइंड देम। ओके, मतलब हमें पॉपुलेशन साइज़ क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मार्जिनल एरर क्या है, इसे हमने समझना है। ओके, तो ये हमारा समरी आ गया। समरी देखो, ये समरी भी आपको पढ़ना है, बिकॉज ये समरी में आपको पता चल जाएगा। ओके, मतलब 1-2 बार तो पढ़ो इसे, खाली रीड करना है, और ये ईजी टॉपिक है, ये इतना कुछ टफेस्ट टॉपिक नहीं है। ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 फ्रॉम क्रेडिट नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, हार्डली 35-40 मिनट्स आपको लगेंगे 1-2 बार पढ़ने के लिए। देन नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक। सेम हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स दी, इसका इंडेक्स पेज के ऊपर जाएंगे। जो इंडेक्स पेज है देखो, पेज नंबर कितना है यहाँ पे 27, डायरेक्टली 44 के ऊपर जाएंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है क्या, एनी डाउट अबाउट दैट, कि जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ इसके बारे में आपको कुछ बोलना रहेगा तो आप बोल सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन
यस, बिकॉज देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जस्ट वी आर गोइंग टू ट्राई टू मेक आवर स्टडी सिंपल एंड सिंपल। ओके, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग भी कुछ आइडियाज दे सकते हो, आपका कुछ आइडिया रहेगा तो वो भी आप दे सकते हो, शेयर कर सकते हो पूरे सब्जेक्ट के लिए, मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, सारी सब्जेक्ट के लिए आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, और YCMU का जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है वो क्वालिटी अच्छा है उसका, आप एक बार दो बार पढ़ोगे तो ये आपको आगे भी काम में आएगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक से कुछ अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज है तो हम लोग इसे इजीली पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, यस, सो वी आर डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द यूनिट नंबर 2। देखो क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल में जाएंगे सीधा। यस, तो क्या है देखो, सॉल्व एग्जाम्पल। किधर गए सॉल्व एग्जाम्पल? ओके, ओके, व्हाट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री? देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ अ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, तो हम सबको पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री इन विच वी कैन सी और वी कैन अंडरस्टैंड द एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, एनालिटिकल टेक्निक ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड्स। यस, एनालिसिस कैसे करें, क्या करेंगे हम लोग बोल सकते हैं इसमें। सी क्या दिया है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री दैट डील विद द एनालिसिस ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, अलग अलग सब्सटेंस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच विच टफ्ड इन ऑलमोस्ट ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस, बट द एप्लीकेशन ऑफ इट आर मेड in a pharmaceutical industry, food factories, chemical industries, agriculture industries, and in the scientific laboratories. The tools used for this purpose are quite expensive, which are cannot be afford at home. मतलब इसके लिए जो भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं, इसे हम लोग घर पे यूज़ नहीं कर सकते। यस, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, उसमें क्या पढ़ा जाता है, ये सब एक छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो एनालिसिस हम लोग करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस पे। ओके, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब देखो एक बार आप पढ़ लोगे तो आराम से लिख पाओगे, ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं कि याद नहीं रहेगा वगैरह। ओके, यस, नेक्स्ट वन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एप्लीकेशन क्या है, सो सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस ब्रांच आर द लिस्टेड बिलो। द सेल्फ लाइफ ऑफ अ मिनी मेडिसिन आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत 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 बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि द सेल्फ लाइफ ऑफ अ मिनी मेडिसिन, मेडिसिन जो हम लोग देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी सेल्फ लाइफ। ओके, मेडिसिन पहली बात तो क्यों लेते, क्योर होने के लिए, अच्छा लगने के लिए, मतलब जो लोग बीमार है वो मेडिसिन लेते हैं उन्हें अच्छा होना है इसलिए। लेकिन यदि ऐसा होता है कि जो मेडिसिन हमने लिया और वो मेडिसिन लेने के बाद हमारी तबीयत और ख़राब हो गई तो उस मेडिसिन का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, यस, तो ऐसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट के केसेस हमने देखे हुए, मतलब ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसको पता नहीं कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ओके, मतलब होते, सबको पता है कि होते, तो क्यों होते, जस्ट बिकॉज सम पीपल आर यूजिंग द एक्सपायर डेटेड मेडिसिन, मतलब उसका डेट निकल गया है, एक्सपायर हो गया और फिर भी वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, उन्हें पता है कि वो यूज़ मतलब एक्सपायर हो चुका है फिर भी यूज़ कर रहे हैं तो ये बात गलत है, लेकिन उन्हें पता नहीं है फिर भी यूज़ करें तो ये भी गलत। मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि जो डेट निकल गया है मेडिकल एक्सपायर हुआ मेडिसिन कभी भी यूज़ नहीं करना है। इवन वी कैन नॉट गोइंग टू ईट एनी फूड आइटम विच आर गोइंग टू बी एक्सपायर्ड। ओके, जो भी एक्सपायर्ड हुआ है उसे हम लोग यूज़ नहीं करना चाहिए। सो it is a very important to find out the shelf life of many medicines and determine with the help of analytical chemistry. Second one, it is used to check the presence of a adulterant in a drugs. Okay, मतलब जो भी दवाइयाँ है उसमें कुछ मिलावट की गई है क्या, इसे देखने का काम भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एडल्टरेंट्स इन अ ड्रग्स, इसका मतलब उसमें कुछ मिक्स किया गया है क्या। सेम वे ड्रग्स की जगह हम लोग हमारा फूड भी ले सकते हैं।
क्या ले सकते, फूड भी ले सकते। फूड मतलब हमारा जो खाना, हम लोग जो खाना खाते वो भी इसमें आ सकता है। ओके, ड्रग्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं फूड। ओके, यस। देन सॉइल कैन बी टेस्टेड टू चेक द अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिशन दैट आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इससे हम लोग सॉइल को भी चेक कर सकते हैं। इट इज़ एम्प्लॉय इन द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी वेयर द ब्लड सैंपल ऑफ अ पर्सन आर क्लासिफाइड। ओके, क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते। यस, ब्लड सैंपल पता है ना, ब्लड के ग्रुप कितने होते हैं बोलो, ब्लड ग्रुप कितने ब्लड ग्रुप, ए बी एन ओ। यस, RH फैक्टर को यदि डाला जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव और ओ पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, RH फैक्टर को डाला जाए तो। ओके, सो बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राफिक मेथड वी कैन सेपरेट आउट एंड फाइंड आउट द परफेक्ट ग्रुप, ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। यस, हमें किसी का ब्लड ग्रुप नहीं पता तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस chromatographic technique. Okay, next one, the concentration of the pesticide residue and the contaminant in the given food sample can also be determined via analytical chemistry. मतलब analytical chemistry की मदद से हम लोग जो भी concentration of the pesticides residue है and contaminant है, मतलब उसमें जो भी अशुद्धता मतलब हुई है तो उसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं by using the analytical chemistry. It also has a many important application in medicine, which it used in a testing of a cholesterol and a glucose level in a blood sample. बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है इसका। ओके, ग्लूकोज लेवल जो है हमारे ब्लड सैंपल में कितना है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, कोलेस्टेरॉल जो बॉडी में कितना है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज़ है, क्लिनिकल एनालिसिस में इसका यूज़ है एंड इवन इन इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। देन नेक्स्ट वन क्या है देखो, नेक्स्ट वन द लीस्ट स्क्वायर। व्हाट आर द लीस्ट स्क्वायर मेथड? लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है? सो लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अ फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल रिग्रेशन एनालिसिस यूज टू डिटरमाइन द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट फॉर द सेट ऑफ डाटा, प्रोवाइडिंग अ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन of the relationship between the data points. Each point of data represent the relationship between a known independent variable and an unknown dependent variable. तो इसे हम लोग बोलेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, तो ये 3-4 प्रॉब्लम यहाँ पे दिए हुए और क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज कुछ दिए हुए। देखो यहाँ पे क्या क्या दिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू एरियाज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में हम लोग बोल सकते हैं ये कैन बी डिवाइडेड होते हैं। थर्मल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ मटेरियल साइंस वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर स्टडीज एज दे चेंज विथ अ टेम्परेचर। एंड थर्ड वन, रेडियो एनालिटिकल मेथड आर एम्प्लॉयड टू प्यूरिफाई एंड आइडेंटिफाई द रेडियो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। देन ट्रू और फॉल्स कुछ यहाँ पे दिए हुए। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो क्या है। सेपरेशन यूजिंग अ मास स्पेक्ट्रोमेट्री आर बेस्ड अपॉन द रिलेटिव मोशन in an electrical or a magnetic field of the component of a gaseous mixture of a sample size. Yes, second one, the sample the smaller column and the faster flow rates place rigid requirement on the detection system. Third one, various type of minerals such as a peninsular beads convert with a thin layer of a porous material. Silica beads are used for the packing the column. Yes, column packing के लिए हम लोग use करते। So these are the all from the दिस यूनिट नंबर 2। तो ये इसके समरी है, समरी को भी पढ़ लेना आप। ओके, की पॉइंट्स की वर्ड क्या है वो। सेकेंड यूनिट ये देखो यहाँ पे 3-4 ही क्वेश्चन है तो वो बराबर से कर लेना है। टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ एरर। यस, तो इस तरह आपको पढ़ाई कर रहे हैं। यस, क्या करोगे, जस्ट गो टू द सॉल्व क्वेश्चन, वहाँ पे जाओ, जो सॉल्व क्वेश्चन दिए उसे पढ़ो, उसे पढ़ने के बाद समरी पढ़ो। समरी पढ़ने के बाद यदि आपके पास टाइम रहता है तो एक एक पॉइंट पढ़ने के लिए तो अभी टाइम नहीं है, ऐसे ही मान के चलो। बिकॉज आपको हम लोग ये इफ़ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एंटायर सिलेबस दैट मीन्स 4 × 4 दैट मीन्स 16 यूनिट यू हैव टू स्टडी। ओके, 16 क्रेडिट यू हैव टू स्टडी, नॉट यूनिट। 16 क्रेडिट आपको स्टडी करने और ईच क्रेडिट के 4 यूनिट, मतलब
कितने हुए? 64 यूनिट आपको पढ़ने, 64 यूनिट आपको पढ़ने। ऐसे हम लोग रैंडमली कैलकुलेट करेंगे तो ओके। तो इस तरह यदि पढ़ते हो आप, मतलब जो मेथड मैंने आपको बताया अभी, तो आप इजीली 5 से 6 दिन में ओके, मतलब 2 घंटे, इफ़ यू आर, हम लोग ऐसे नहीं कंसिडर करते कि 8-8 9-9 घंटे आप लोग पढ़ोगे। वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि आप 2 घंटे यदि पढ़ते हो तो 2 घंटे में मतलब मान लो कि आप एक सब्जेक्ट क्लियर करोगे। इस हिसाब से यदि हम लोग कहेंगे तो ओके। ऐसे रिवीजन के लिए एक दो दिन, और फॉर एग्जामिनेशन के समय में तो आप छुट्टियाँ लोगी, बराबर ना? ओके, तो आपको ये टाइम मिल जाएगा, तो उस टाइम में आप लोग ये स्टडी कर लेना, कर सकते हो, मतलब आपके पास टाइम वैसे बचेगा ओके। और आपको पढ़ाई करते समय ये ध्यान रखना है कि पॉइंट को याद रखने की कोशिश करो। एक बार आपको याद रहेगा ना तो आप लिख पाओगे ओके, तो उसे याद रखने की कोशिश करो।